नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आ गया हूं एसएससी जीडी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए रीजनिंग के 2019 की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे हम बिल्कुल ट्रिकी अप्रोच के साथ। और रीजनिंग में अगर आप चाहें तो 25 में 25 प्रश्नों को सही कर सकते हैं अगर आप सही प्रश्नों को सॉल्व करने की प्रैक्टिस कर लें। तो देखिए 2019 का पहला प्रश्न किसी एक मीटिंग के परीक्षा में आया हुआ है। ये सारे के सारे प्रश्न किसी एक मीटिंग की परीक्षा में आए हुए हैं। तो यहाँ पर समरूपता का प्रश्न है, शब्द समरूपता का ये प्रश्न है। भवन संबंधे ईंट, तो कपड़ा संबंधे क्या होगा? तो ऐसे प्रश्नों में हम एक वाक्य बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। तो वाक्य क्या बनेगा इसमें? भवन से ईंट का निर्माण होता है, यानी भवन से ईंट का निर्माण नहीं, भवन का निर्माण ईंट से होता है, यानी ईंट नामक मटेरियल से होता है। तो कपड़े का निर्माण किस मटेरियल से होता है? तो जो विकल्प दिया है उसके हिसाब से धागा हमारा आंसर सही हो जाएगा। आंसर हो गया बी। अगला प्रश्न है श्रृंखला परीक्षण का। तो अगर आप पूरे वीडियो का सही से लाभ लेना चाहते हैं तो प्रश्न सामने आते ही वीडियो को रोक दीजिए, रफ और पेन लेकर बैठिए, खुद से उत्तर सॉल्व करने का प्रयास करिए। उसके बाद वीडियो को फिर से आगे बढ़ाइए और फिर अगला प्रश्न देखिए और वही प्रक्रिया जारी रखिए। तो यहां पर देखिए, इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर देते हैं। तो देखिए बी और डी में कितना का अंतर है? तो सी डी यानी कि +2। डी और एफ में कितना अंतर है? तो डी को जहां से चलते हैं उस अक्षर को छोड़ के, जहां पहुंचते हैं उसको लेके, तो डी को छोड़ के ई एफ यानी कि +2। और ये कामा जो है, कामा कूदने के बाद कितना अंतर है? तो इसको हम लोग ऊपर लिख रहे हैं क्योंकि दीवाल फांदने, ये यहां से यहां तक ये दीवाल है, यहां से यहां दीवाल है, यहां से यहां दीवाल है, यानी कि कामा है। तो कामा से जब हम लोग कूदेंगे तो वो अंतर कुछ अलग होता है। तो दीवाल कूदने के बाद कितना अंतर है? तो एफ है तो जी एच, यानी यहां पर भी +2 ही का अंतर है। फिर यहां पर एच है तो आई यानी कि +1, आई है तो जो जे यानी कि +1। और फिर ये कामा कूदने के बाद कितना अंतर है? तो जे है तो जे को छोड़ के और एम को लेकर गिनेंगे, तो जे है तो के एल एम यानी कि +3 का अंतर है। और फिर नीचे अंतर एम है तो एन ओ +2, ओ है तो पी क्यू यानी +2। और फिर कामा कूदने के बाद कितना है? तो क्यू है तो क्यू को छोड़ के और यू को लेकर, क्यू है तो आर एस टी यू यानी कि +4 का अंतर है। तो देखिए दीवाल कूदने के बाद +2 यानी कि कामा कूदने के बाद +2, कामा कूदने के बाद +3, कामा कूदने के बाद +4। अब यहां भी कामा है तो कामा कूदने के बाद कितना होगा? तो +5 होगा, ये हमें पता चल गया। अब नीचे हम लोग देख लेते हैं, u है तो v यानी +1, v है तो w यानी कि +1। तो ये देखिए +2 +2 +1 +1 +2 +2 +1 +1। अब नंबर है +2 और +2, लेकिन नीचे तो सबसे पहले तो कामा कूदने के बाद हमें +5 करना है, तो w में 5 करेंगे तो w है तो x y z a b यानी पहला अक्षर हो जाएगा b। तो b केवल इसी विकल्प में है और किसी विकल्प में नहीं है, तो इसलिए हमें एक ही से आंसर पता चल गया b। तो परीक्षा में बस इतने ही पर आप टिक कर दीजिएगा। यहां पर मेरे पास समय इसलिए मैं पूरा बता रहा हूं। अब नीचे हमें +2 करना है, तो b है तो सी डी, फिर 2 बढ़ाएंगे तो d है तो ई एफ यानी बी डी एफ। देखिए पूरा आंसर आ गया, आंसर हो गया b। असंगत छांटना, इतना सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, बस यही मेन शब्द है। असंगत संख्या चुनिए, कौन सी संख्या है जो अलग है? तो एसएससी जीडी की परीक्षा में देखा गया है कि ज्यादातर योगफल के आधार पर रह रहा है। तो 7 3 10 और 2 12, 5 4 9 और 3 12, 6 5 11 1 12, यानी आंसर यही होगा 5 4 9 और 2 11, यही अलग है, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है डी। अब हमें बताना है उस सेट का चयन करें जो निम्नलिखित सेट के समान है, यानी कि 6 13 और 28। 6 13 28 में जो भी संबंध है वही संबंध दिए गए विकल्पों में से और किस विकल्प में है, यही हमें बताना है।
तो आपको देखने में ऐसा लग सकता है कि 6 दूना के 12 और 1 13 हो सकता है, और 13 दूना के 26 और 2 28, यानी गुणे 2 + 1 गुणे 2 + 1 ऐसे भी हो सकता है, +2 हो सकता है। तो और किसमें, तो 4 दूना के 8 और 1 9, इसमें भी नहीं है। 8 दूना के 16 1 17, इसमें भी नहीं है। अगर प्लस गुणे 2 और +1 किया जाए तो 9 दूना 18 1 19, इसमें भी नहीं है। 11 दूना 22 23, इसमें भी नहीं है। यानी कि +2 और गुणे 2 और +1 वाली बात गलत है। अब इन दोनों में संबंध की बात किया जाए कि 13 दूना 26 और 2 28 है, तो 11 दूना 24 और 25 26, ये तो नहीं होगा। 14 दूना 28 29 30, ये हो सकता है। 17 दूना 34 35 36 से भी हो सकता है। 16 दूना 32 33 34 से भी हो सकता है। यानी कि गुणे 2 और +2 वाली बात कुछ कुछ हद तक सही लगती है। तो अब इसमें जब गुणे के आधार पर नहीं होगा तो क्या कर सकते हैं, तो प्लस के आधार पर हम लोग चेक कर ले। तो 6 और 7 होता है 13, यानी कि कह सकते हैं कि +7 है। यानी पूरी बात कहा जाए तो पहले 2 में संबंध है +7, और उसके बाद है गुणे 2 और +2, गुणे 2 और +2। तो ऐसा किसमें है, तो 9 और 7 हो जाएगा 16, यानी +7 वाली बात सही है। और 16 दूना 32 और 2, यानी गुणे 2 और +2, 16 दूना 32 और 2 34, यानी कि हमारा आंसर हो जाता है सी। छात्र, क्रिकेट प्रशंसक और टेनिस खिलाड़ी, इसके लिए बताइए कौन सा चित्र इसमें ज्यादा सही होगा, कौन सा वेन आरेख सही होगा। तो कुछ लोग बताते हैं कि ये सही होगा, कुछ के हिसाब से ये सही होगा, किसी के हिसाब से ये होगा, लेकिन सही है इसमें सी। आप अगर गलत लगे तो आप सब में किसमें क्या लिखा जाएगा ये सोचिए। अगर बाई चांस इसमें आप लिख देते हैं, इस वाले में मानते हैं, लिखना तो नहीं होता है, क्रिकेट प्रशंसक, तो इसका मतलब वो हो जाएगा कि टेनिस के सभी खिलाड़ी क्रिकेट के प्रशंसक होते हैं और सभी छात्र क्रिकेट के प्रशंसक होते हैं, तो गलत हो जाएगा। इसी तरह सब में जिसको भी आपको सही लगे उसमें उस शब्द को लिखकर चेक कर लीजिए कि कहां तक वो आपका सही है। तो हमारा आंसर सही ज्यादा उपयुक्त है। अब इस प्रश्न को देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रश्न देखने में लगता है कि कठिन है, लेकिन वो प्रश्न बहुत ही ज्यादा आसान होता है, सोच से परे होता है। तो आप वीडियो को रोक लीजिए, खुद से उत्तर देने का प्रयास करिए, उसके बाद मैं इसका उत्तर अब बता रहा हूं। देखिए इसमें कितने अक्षर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 अक्षर है। तो 7 नहीं लिखा है, इसमें 2 बढ़ा दिया है, 7 2 9 लिख दिया है। समझाने के लिए एक और दिया है। इसमें कितने अक्षर है, तो 1 2 3 4 5 अक्षर है, तो 5 नहीं लिखा है, 5 में 2 बढ़ा दिया है, 7 लिख दिया है। यानी कि जितने भी अक्षर हैं 2 बढ़ा के लिख देना है। तो इसमें कितने अक्षर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अक्षर है। तो 10 नहीं लिखेगा, इसमें 2 बढ़ा देगा, यानी कि 12। तो हमारा आंसर हो जाता है विकल्प ए 12। अब इसमें रेखा पे मोड़ा जाए तो कैसा दिखेगा, यही बताना है। यानी बीच से इसको फोल्ड कर दिया जाए, ऐसे है तो ऐसे फोल्ड कर दिया जाए, या ऐसे है तो ऐसे फोल्ड कर दिया जाए, तो कैसा दिखेगा। तो पहली बात, थोड़े थोड़े से हम लोग आंसर देखिए, ये लंबवत है तो इसके ऊपर ये जाएगा तो ऐसे ही रहेगा, ये लाइन इस पे, या ये आकृति इस पे जाए तो ऐसे ही ये लाइन आएगा। ऐसा नहीं होगा कि ऐसे ऐसे हो जाएगा, और ऐसा भी नहीं होगा कि ये लाइन गायब हो जाएगा। तो ये जो लाइन है ये कहीं गायब नहीं होगा, ये खड़ा ही ऐसे ही रहेगा। और इसमें देखिए ये गायब हो गया है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि गायब हो जाए, ये नहीं होगा। इसमें है लेकिन ये सोया है तो इसमें खड़ा लाइन हो गया है, ये भी नहीं होगा। अब बाकी दोनों में तो ये लाइन दिख रहा है, तो सी और डी में से कोई एक हो सकता है। अब बात है, अब कुछ और से देखिए, ये दोनों का नोक दाएं साइड में है, यानी एक है ऐसे और दूसरा वाला भी इसका नोक इधर है, लेकिन ये इसके ऊपर जब पलटेगा तो इसका नोक चला आएगा ऐसे, यानी ये दिखने लगेगा स्टार की तरफ, तो स्टार इसी में है। ऐसा तो कभी बनेगा ही नहीं, यानी हमारा आंसर हो जाता है डी। अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही होगी तो रफ पे एक चौकोर पन्ने पर ऐसी आकृति बनाकर और उसे डार्क करके पेन से उसे मोड़ कर देखिएगा कि कैसा दिख रहा है, आपको समझ में आ जाएगा। खैर परीक्षा में ऐसा नहीं किया जा सकता, इसलिए आप कल्पना कर सकते हैं बीच में दर्पण की और ऐसा देख सकते हैं। अब इसमें जो एम जैसी आकृति है वो किस में बन रही है, ये आपको ढूंढना है।
प्रयास करिए उत्तर बताने का। देखिए इसका मैं सलूशन बता रहा हूं। ये बनेगा यहां से, देखिए एक टांग इसका ये वाला बड़ा है, ये वाला टांग छोटा है, इसको भी ध्यान रखना है। तो ये यहां से एक हो गया ये बड़ा वाला टांग, और यहां से ये चलाएगा नीचे ऐसे, और यहां से ये यहीं रुक जाएगा, क्योंकि ये वाला टांग हमें छोटा दिखाना, तो ये यहीं रुक जाएगा, इसका काम हो गया। और ये वाला टांग बड़ा हो गया। देखिए यानी कि ए में ये बन रहा है और बाकी में आपको नहीं दिखेगा। हमारा आंसर है ए। इस आकृति को ध्यान से देखिए, वीडियो रोक दीजिए, उत्तर बताने का प्रयास करिए। इसमें बताना है कि यहां पर कौन सी आकृति आएगी। यह प्रश्न है श्रृंखला परीक्षण का। श्रृंखला परीक्षण का प्रश्न है, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का प्रश्न है। यहां पर कौन सी इसके बाद आकृति आएगी, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, तो अब यहां पर कौन सी आकृति आएगी, यही इस प्रश्न में बताना है। तो जब आप ध्यान देंगे तो आपको इस बात का पता चलेगा कि जो ये आकृतियां हैं वो घड़ी की दिशा में या कह सकते हैं क्लॉकवाइज, एक खाना, या कह सकते हैं 90 अंश घूम जा रही हैं। जैसे एस देखिए यहां पर है, तो अगले में ये एक खाना घूम गई, अगले में ये फिर नीचे आ गया एक खाना, अब अगले में ये यहां आ गया। उसी तरह से ये वाली आकृति स्टार वाली जो है नीचे आ गया, फिर इधर चला गया, फिर उसी तरह से एस जो है अगले में नीचे चला आया, स्टार इधर चला है। यानी एक खाना घड़ी के दिशा में घूम रहा है और एक और चीज हो रहा है। यहां पर जो आकृति आ रही है वो नई आकृति बन रही है। देखिए जो वृत्त बना है पीछे नहीं था, अब देखिए ये त्रिभुज यहां पर है, ये नई आकृति है क्योंकि त्रिभुज पीछे नहीं है। यहां पे वर्ग बना है, ये भी नई आकृति, देखिए पीछे नहीं है। तो अब हमारा परिवर्तन किसी नियम का पालन करते, त्रिभुज यहां पर है तो एक खाना घड़ी की दिशा में घूमेगा, यानी त्रिभुज यहां पर आ जाएगा। या कहें शुरू से ये वर्ग यहां पर है, इधर घूम जाएगा एक खाना घड़ी की दिशा में, तो वर्ग यहां पे दिखेगा। त्रिभुज यहां है तो घड़ी की दिशा में घूमेगा तो त्रिभुज यहां पर रहेगा, और ये वृत्त जो है घड़ी की दिशा में घूमेगा तो यहां पर आएगा। और यहां पर एक नई आकृति जोड़नी है जो कि विकल्प से ही पता चलेगा। तो पहले तो हम लोग ये देखें कि वर्ग, त्रिभुज और वृत्त क्लॉकवाइज, वर्ग त्रिभुज वृत्त किसमें है, वर्ग त्रिभुज वृत्त, वर्ग त्रिभुज वृत्त, वर्ग त्रिभुज नहीं है। यहाँ पे वर्ग त्रिभुज वृत्त रहना चाहिए, तो वर्ग वृत्त त्रिभुज हो गया, तो ये नहीं होगा। अब देखिए इसमें त्रिभुज सीधा है तो सीधा ही रहेगा, उल्टा नहीं रहेगा। इसमें त्रिभुज का नोक नीचे दे दिया इसलिए ये भी कट गया, दो विकल्प कट गए। अब देखिए अब नई आकृति इसमें एस है और इसमें नई आकृति एन है, तो एस कोई नई आकृति नहीं है। देखिए यहां पर भी एस है, यहां पर भी एस है, यहां पर भी एस है, यानी एस कोई नई आकृति नहीं, जबकि यहां नई आकृति जुड़ना था। यानी हमारा आंसर हो जाएगा बी, और नई आकृति है एन, क्योंकि पीछे एन कहीं नहीं आया हुआ है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाता है बी। अब इसमें बताना है कि इस खाली स्थान पे क्या आएगा। तो देखिए ध्यान से इसको, यहां कोने पर इसमें कोई रेखा नहीं है, ये यहां पर भी कोने में कोई रेखा नहीं है, इसके भी कोने में कोई रेखा नहीं है, यानी इसके भी कोने पर यहां कोई रेखा नहीं होगा। इसमें रेखा दे दिया है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। इसमें ये बीच में रेखा दे दिया है, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातों से हम लोग विकल्प को हटा सकते हैं, अंत में एक विकल्प बचेगा, उसी को आंसर आपको टिक करना है। अब देखिए ये भीतर जो है ये रेखा रह रहा है, इसके भीतर की तरफ रेखा रह रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे जो ये बर्फी जैसी आकृति बनी है, तो यहां भी बर्फी जैसी बनेगी आकृति। जैसे ये बीच में ऐसे रेखा है, तो ये रेखा यहां पर जरूर रहेगा बीच में। तो देखिए इसमें जो बचे हुए विकल्प हैं उसमें आप रेखा किस में बना सकते हैं, ए में बना सकते हैं या डी में बना सकते हैं। तो ये बर्फी वाली आकृति जो है इस तरीके से बनेगी, तो इसमें भी है, इसमें भी है।
और यहां पर देखिए एक चीज और कि ये जो यहां पे ये जो वर्ग बन रहा है ये चीज होना चाहिए, यानी कि आपको ढूंढना है ये चीज होना चाहिए। तो ये चीज किसमें है? तो ये चीज है आपके विकल्प डी में, यानी ये वाली चीज, ये पूरा वर्ग जो बनाएगा ये वाला चीज जुड़ के, ये चीज उसमें मिसिंग है। अब देखिए अगला प्रश्न है न्याय वाक्य का। लिखा है कुछ शिक्षक प्रधानाचार्य है, तो हम लोग चित्र बना ले रहे हैं। कुछ शिक्षक प्रधानाचार्य है, कुछ प्रधानाचार्य शिक्षित है। बताया गया जब जलेबी बनता है तो एक और चित्र बनता है ऐसा वाला। अब इसमें किसी में कुछ लिख दीजिए, शिक्षक चार्य और शिक्षित। अब पहला निष्कर्ष है कुछ शिक्षक शिक्षित है। कुछ शिक्षक यानी इस शिक्षक की बात हो रही है और शिक्षित की, यानी इस वृत्त की और इस वृत्त की। अब बाकी बीच वाले वृत्त को ध्यान ही मत दीजिए, शिक्षक और शिक्षित इसमें बात कर रहा है केवल। तो ये शिक्षक है ये शिक्षित है, बीच वाला इसको जोड़ नहीं सकता है। तो ये कह रहा है कुछ शिक्षक शिक्षित है, लेकिन ये चित्र कह रहा है कोई शिक्षक शिक्षित नहीं है, यानी ये वाला इसके हिसाब से तो गलत है। अगर इसमें पढ़ा जाए कुछ शिक्षक शिक्षित है तो सही है, ये शिक्षक है ये शिक्षित है, इसकी बात नहीं हो रही है, इसको हटा दीजिए, केवल इन दोनों की बात हो रही है, शिक्षक शिक्षित। तो इतना बात कॉमन है, तो इसके हिसाब से बात सही है। तो गलत सही बराबर हम लोग गलत ही कहते हैं। अब दूसरा, कोई भी शिक्षित व्यक्ति शिक्षक नहीं है, यानी कोई शिक्षित व्यक्ति शिक्षक नहीं, इसके हिसाब से तो ये वाली बात सही है। लेकिन इसके हिसाब से कोई शिक्षक शिक्षित व्यक्ति नहीं होता है, इसके हिसाब से गलत है। फिर गलत सही गलत बराबर भी गलत, गलत सही बराबर भी गलत, सही गलत बराबर भी गलत, क्योंकि जब तक दोनों में सही नहीं होता है तब तक सही नहीं माना जाता है। लेकिन विकल्प में कोई भी ऐसा विकल्प नहीं जिसमें लिखा हो कि दोनों ही निष्कर्ष गलत है। तो एक और आंसर बनता है जिसमें लिखा होता है या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। कैसे? तो ये देखिए दोनों ही चित्र कथन के ही बने हैं, दोनों ही चित्र जो है कथन के ही बने हैं। तो दो ही कंडीशन हो सकता है, या तो कोई शिक्षक, इसकी वाली बात की जाए तो कोई भी शिक्षक शिक्षित व्यक्ति नहीं होता है, या कुछ शिक्षक शिक्षित होते हैं। तो दोनों में से तो एक बात सही होगा ही, यानी कहा जाए या तो कल बारिश नहीं होगी या तो कल बारिश होगी, तो दोनों में से तो एक बात सही होगा ही, यानी हमारा आंसर हो जाता है ए। इसके लिए एक ट्रिक भी है, कह सकते हैं जब दोनों शब्द एक ही हों, दोनों शब्द जब समान हो, दोनों शब्द समान का मतलब शिक्षक और शिक्षित इसमें रहे और दूसरे कथन में भी शिक्षक और शिक्षित ही रहे, ऐसा नहीं कि उसमें प्रधानाचार्य की बात हो, यानी पहले कथन में भी शिक्षक और शिक्षित की बात और दूसरे कथन में भी शिक्षक और शिक्षित की बात, ऐसा नहीं कि शिक्षित और प्रधानाचार्य की बात हो। दोनों शब्द समान हो, प्लस एक में कोई नहीं बोले और एक में कुछ बोले, एक में कोई नहीं बोल रहा है और एक में कुछ बोल रहा है, तो ज्यादा उम्मीद है कि या तो 1 या 2 वाला जो बात है वो सही होता है। देखिए तारा संबंधे तारक पुंज, स्टार संबंधे गैलेक्सी, तो उसी तरह से शब्द संबंधे क्या होगा? तो यहां पर यह वाक्य बनेगा तारा, जब ढेर सारे तारों के समूह को तारक पुंज कहता है, तारों के समूह को तारक पुंज कहते हैं। तो शब्दों के समूह को क्या कहेंगे? तो शब्दों के समूह को भाषा कहते हैं। आप वाक्य विन्यास को टिक मत करिएगा, डी नहीं होगा, सी होगा। अब इसमें भी अलग ही छांटना है, कौन सा हिस्सा नहीं है का मतलब कौन इस समूह का हिस्सा नहीं है। तो ज्यादातर में अंतर के आधार पे, योगफल के आधार पर रह रहा है SSC GD में। तो यहां पर आप उत्तर खुद से देने का प्रयास कर लीजिए, उसके बाद इस व्याख्या को देखिए।
L है तो MNO यानी कि +3, O है तो PQR +3, R है तो STU +3, यानी क्या है इसमें, तो +3 +3 +3 अंतर है। यहां पर देखा जाए तो H है तो IJK यानी +3, K है तो LM +2, M है तो NOP +3। ऐसा होता है किसी में सब में 3 3 3 3 और किसी में 2 रहता है तो वो आंसर होता है, या सब में 2 2 2 किसी में 4 हो जाए तो वो आंसर होता है। लेकिन इसमें किसी अन्य तरीके से है। B है तो CD, D है तो EF, F है तो GH यानी +2 है। इसमें T है तो U +1, U है तो V +1, V है तो W +1। तो इसमें सब अलग अलग है, किसको आंसर कहेंगे। ऐसा होता है कि सब में 2 2 2 रहे, किसी में 3 हो जाए तो आंसर, या सब में 3 3 इसमें 1 हो जाए तो आंसर, लेकिन इसमें सब में अलग है। तो समानता के आधार पे इसमें अंतर जो भी है, सब में 3 3 3 तो सब में ही 3 3 है। इसमें 2 2 तो शुरू से लास्ट तक सब में ही 2 2 का अंतर है। इसमें 1 तो सब में शुरू से लास्ट तक 1 1 का अंतर है, लेकिन इसमें 3 भी है और बीच में 2 भी आ गया है, इसलिए यही हमारा अलग हो जाता है, क्योंकि समान अंतर नहीं है। आंसर हो गया बी। अब देखिए अगला प्रश्न है दिशा परीक्षण के सूर्य परछाई वाला। तो इसको जो लोग विस्तार से समझ चुके होंगे वो आसानी से लगा सकते हैं, बाकी लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अगर आपको दिशा परीक्षण के सूर्य परछाई वाले प्रश्नों में दिक्कत होती है तो दिशा परीक्षण का पूरा प्लेलिस्ट यूट्यूब पर मैंने डाला हुआ है, उसमें आप सिलसिलेवार भाग 1 2 3 4 करके देखेंगे तो उसमें सूर्य परछाई वाला भी प्रश्न है, जिसमें बहुत ही सरल आसान भाषा में और बहुत ही कई नए नए ट्रिकों के साथ भी बताया गया है। अंगूठा वाला ट्रिक है और कई भी ट्रिक है उसमें, जिससे आसानी से बता सकते हैं। यहाँ पर मैं विस्तार से बताऊंगा तो इसी को बताने में मुझे 15 मिनट लग जाएगा। तो यहाँ पर मैं शॉर्ट में आपको बस बना दे रहा हूं, जो लोग देखे होंगे वीडियो आराम से समझ सकते हैं उसको। देखिए सबसे पहले हम लोग ध्यान देते हैं कि सुबह की बात है कि शाम की। तो शाम है तो शाम को सूरज होता है पश्चिम में इधर, तो उसकी परछाई पड़ेगी इधर, यानी परछाई पड़ेगी इधर। ये क्या है, परछाई को हम लोग तीर से दर्शा रहे, परछाई को हमने तीर से दर्शा दिया। और शाम का समय इसलिए परछाई ऐसे पड़ेगा दुनिया की हर चीजों का, वस्तुओं का। महेश और विकास एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़े हैं, विक्रांत की छाया, यानी ये छाया परछाई किसकी है, विक्रांत की है। ये परछाई को मैंने बनाया है विक्रांत की परछाई। महेश के बिल्कुल दाएं बनती है, दाएं का मतलब दाएं हाथ की तरफ, यानी ये जो परछाई है वो महेश के दाईं ओर बनती है। दाएं किसके दाईं ओर, तो महेश की। तो सोचिए किसी व्यक्ति का जब दायां हाथ, कौन सा हाथ है ये, तो दायां हाथ है। तो अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो ये मेरा बायां हाथ है, दायां हाथ इधर करना है, यानी मुझे ऐसे खड़ा होना पड़ेगा। अब मेरा दायां हाथ इधर है, तो जब मेरा दायां हाथ इधर है तो बायां हाथ किधर होगा, तो इधर होगा, और मेरा चेहरा ऐसे होगा। और मैं किधर देख रहा हूं इस समय, तो महेश किधर देख रहा है, तो मेरा दायां हाथ जब इधर होगा तो महेश इस समय यानी कि उत्तर में देख रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, उत्तर। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो प्लेलिस्ट से आप विस्तार से वीडियो देख सकते हैं। देखिए समरूपता का प्रश्न है ये, G है तो H यानी +1, तो डायरेक्ट इस पे आ जाते हैं हम लोग। D है तो E, बस इसमें नहीं है, ये बस कट गया। अब विस्तार से देखा जाए तो G है तो H यानी कि +1, K है तो J यानी कि -1, N है तो M यानी -1, P है तो Q यानी कि +1। यानी क्या हो रहा है, +1, फिर उसके बाद -1, फिर -1 और फिर लास्ट में फिर +1। तो यही हम लोग करेंगे तो आंसर आएगा। तो D है तो +1 करेंगे तो D के बाद E आता है। अब इसमें माइनस करेंगे, H से पहले क्या आता है, G आता है, K से पहले क्या आता है, J आता है। अब M में +1 करेंगे तो M N हो जाएगा, यानी EGJN, EGJN विकल्प ए में है। हमारा आंसर हो जाता है ए। अगला असंगत छांटना है, बहुत ही आसान प्रश्न है, आराम से बताया जा सकता है हंसते हंसते। पहली संख्या से दूसरी संख्या को विभाजित किया जा सकता है 3 दूना के 6। पहली संख्या से दूसरी संख्या विभाजित हो सकती है। इसमें 7 छक 42, ये भी विभाजित हो सकता है। ये भी 8 7 56, ये भी विभाजित
हो सकता है, लेकिन 12 से 128 को विभाजित नहीं किया जा सकता, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है बी। अब इसमें भी असंगत छांटना है। चक्रवात, सुनामी, बर्फीला तूफान, विस्फोट। देखिए चक्रवात में भी एक आंधी सी चलती है, हवा चलता है। बर्फीला तूफान में भी हवा जैसा कुछ चलता है। सुनामी में भी समुद्र में आता है लेकिन कुछ हवा जैसा चलता है, लेकिन विस्फोट में हवा नहीं चलता है। या दूसरा चीज ये भी कह सकते हैं कि विस्फोट अप्राकृतिक है, कोई व्यक्ति विस्फोट करेगा बम से, इसलिए अप्राकृतिक है, बाकी सब प्राकृतिक घटनाएं हैं। तो दोनों में से किसी आधार पे आंसर हो जाता है डी। अब ये कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, बेहद आसान प्रश्न, ध्यान से देखेंगे तो उत्तर आसानी से पा सकते हैं। तो आप रफ पे अपने उत्तर लाने का प्रयास करिए, वीडियो को रोक सकते हैं और इसका सलूशन मैं बता रहा हूं आपको। ध्यान से देखेंगे तो ये जो 3 अक्षर हैं बाएं से दाएं, इसी को उल्टा बस लिख देना है। यानी MON है तो NOM इसमें लिख दिया गया है। बहुत आराम से आप समझ लीजिए। STR है तो इसको उल्टा लिखेगा तो RTS हो जाएगा, तो RTS देखिए लिख दिया RTS। अब OUS है तो उल्टा लिखेगा तो SUO हो जाएगा, SUO देखिए लिख दिया है। अब हमें आंसर लाना तो फिर 3 अक्षर यहां से पकड़ते हैं। SOC है तो लिख देते हैं हम लोग उल्टा इसको COS। अब इस अगले 3 को उठाएंगे तो IOL है तो LOI लिख देंगे हम लोग। OGY है तो क्या लिख देंगे हम लोग YGO। अब इसी को हमें विकल्प में ढूंढना है। COSL इसमें है, COSL इसमें है, COS नहीं है, COSL इसमें नहीं है, यानी कि A और B में से कोई ना कोई आंसर होगा। उसके बाद OIY इसमें है, OIY इसमें नहीं है, यानी हमारा आंसर पकड़ में आ गया A है। तो दोस्तों आज का ये छोटा सा ट्रिकी वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि SSC GD के लिए रीजनिंग के ट्रिकी वीडियो मैं समय समय पर लाता रहता हूं। धन्यवाद दोस्तों।